सी ये देखो, एक्चुअली एक लेक्चर मेरे को लगा था कि एक लेक्चर में हो जाएगा, बट नहीं होगा। एक लेक्चर सफिशिएंट नहीं है लॉ के रिवीजन के लिए, हम लोग एक दो लेक्चर्स लेंगे और, है ना। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन करेंगे, राइट। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लो कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब क्रिएशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, मैं आपको वो थोड़ा सा एक बार जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है ना, तो उसमें है ना दो चीजें हमें चेक करनी होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में दो कौन सी चीजें हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट बनना चाहिए दो लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एनफोर्सिएबिलिटी एट लॉ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्रीमेंट है या नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर दो लोगों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ एक्सचेंज किया तो एग्रीमेंट बनता है ना। एग्जाम्पल, अगर सपोज ए बोल रहा है बी को कि उसको कार बेचेगा, ठीक है, और बी बोल रहा है ए को कि वो उसको 10 लाख रुपए देगा, तो यहाँ पे एग्रीमेंट बनेगा क्या, आपको क्या लगता है, क्यों बनेगा? क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या है, दोनों लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ वन साइडेड कुछ हो रहा है तो एग्रीमेंट कभी नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जांपल, अगर सपोज मैं यही बोलूं कि ए बी को कार फ्री में दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, अगर ए ने बी को गाड़ी गिफ्ट कर दी है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ए बी के लिए कुछ कर रहा है, रिटर्न में बी ने कुछ किया है क्या, नहीं किया है ना। तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि उसने गिफ्ट किया है, तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है ही नहीं, है ना। तो एग्रीमेंट नहीं होगा, तो आगे आपको सेकंड वाला पॉइंट चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सही है, फिर से बता रहा हूं, एग्रीमेंट मतलब क्या, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। ये सेम चीज को आगे कंसिडरेशन नाम का एक कंडीशन है उसमें बताया गया है। बराबर, कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ दो लोग रिटर्न में देना चाहिए। सही है, चलो, तो एग्रीमेंट का बहुत सिंपल मीनिंग है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, आपको और कुछ कंडीशंस चेक करने होंगे, है ना। यहाँ लिखा है एनफोर्सिएबिलिटी लॉ। तो एनफोर्सिएबिलिटी में ये क्या बोल रहा है, टोटल कितनी कंडीशंस है, 8, है ना। और ये 8 कंडीशंस साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। ये 8 में से कोई भी एक भी कंडीशन आपका छूट गया, है ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। सही है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, जब वहां एग्रीमेंट है प्लस वहां पे ये 8 कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं। सही है, कोई भी एक कंडीशन छूट गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। बराबर, तो ये 8 कंडीशंस जो हमने सीखे थे ना, उसमें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे फर्स्ट कंडीशन लिखा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वेरी इजी। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं अलग से बताता हूँ। ठीक है, देख लो आपको ये सारी बातें याद आ रही है क्या? ओके, आपने कभी पढ़ा है वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन किया है? थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ना जरूरी है अभी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, राइट। बच्चों, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है ना, ठीक है, तो सबसे पहले कोई पर्सन होना चाहिए जो ऑफर दे रहा है ना, और दूसरा एक पर्सन होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बराबर, ठीक है, तो ऑफर अगर जिसने दिया है और सामने वाले पर्सन ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सही है, अब है ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे बच्चों, जो पर्सन ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर। क्या बोलते हैं, ऑफरर। इसका एक और नाम है, इसको प्रपोजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोजर। ठीक है, जो पर्सन ऑफर दे रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ऑफरर या प्रपोजर बोलते हैं। अच्छा, जिसको ऑफर दिया गया है वो क्या होगा, ऑफरी। ठीक है, जिसको ऑफर दिया गया वो क्या होगा, ऑफरी। ठीक है, अगर इसने ऑफर को हाँ बोला, अगर इसने ऑफर को हाँ बोला, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। अगर एक बार ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस देने के बाद ऑफरी को बोलना है एक्सेप्टर। क्या बोलना है, एक्सेप्टर। दोनों में डिफरेंस है क्या, मतलब ऑफरी और एक्सेप्टर में? कैसे, सपोज मेरे को है ना किसी सर ने ऑफर दिया, है ना, सपोज मेरे को दिनेश सर ने ऑफर दिया। ठीक है, अगर वो मेरे को ऑफर दे रहे तो दिनेश सर क्या बन गए, ऑफरर, और मैं क्या बन गया, ऑफरी। बट मेरे को उनका ऑफर पसंद नहीं आया और मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं सिर्फ ऑफर ही हूं, मैं एक्सेप्टेंस नहीं दिया हूं अभी तक, इसलिए मैं एक्सेप्टर नहीं बनूंगा। अगर दिनेश सर का ऑफर मेरे को पसंद आया और मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो मैं क्या बन जाऊंगा, एक्सेप्टर, है ना। एक्सेप्टेंस देने से ही वो एक्सेप्टर बनेगा, अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो अभी तक सिर्फ क्या है, ऑफर ही है। ठीक है, अभी देख लो बच्चों, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सपोज इमेजिन करो, ए बोल रहा है बी को, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹12 लाख। मैं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं 12 लाख रुपए में। ठीक है, कौन बोल रहा है ऐसा, ए। किसको बोल रहा है, बी को। तो आपको बताना है हु इज ऑफरर, ए ऑफरर हो गया, है ना। इसका एक और नाम
प्रपोजर। ऑफर किसको मिला है? बी को। तो क्योंकि बी को ऑफर मिला है तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफर ही। अब बोलो अगर बी को ये ऑफर पसंद आता है तो एक्सेप्टेंस दे देगा, तो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। सपोज इमेजिन करो बी को लग रहा है यार ए बहुत महंगा गाड़ी बेच रहा है ना, तो बी क्या करता है? बी ए को बोलता है नहीं यार 12 लाख बहुत ज्यादा बोल रहा है, एक काम कर 8 लाख में बेचेगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैन एनीवन गेस? इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। वेरी गुड। काउंटर ऑफर मतलब क्या? अगर हमने जिसको ऑफर दिया उसने हाँ नहीं बोला, उसने पलट के नया ऑफर दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। आपको क्या लगता है काउंटर ऑफर से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? काउंटर ऑफर बी ने दिया। इसका मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब ये निकालना है कि बी ने ए का ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट कर दिया? ओरिजिनल ऑफर कितने का था? 12 लाख। उसको महंगा लगा, तभी तो उसने पलट के वापस नया ऑफर दिया, नहीं भाई 8 लाख में बेचेगा तो लूंगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बी ने 12 लाख का ऑफर क्या कर दिया? रिजेक्ट। अगर आपका ऑफर ही रिजेक्ट हो चुका है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, है ना? ये 12 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता, है ना? तो काउंटर ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। बराबर। काउंटर ऑफर मतलब क्या? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, और पलट के आपने नया ऑफर दे दिया। बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बन सकता है बताओ? बी का काउंटर ऑफर कितने रुपए का था? 8 लाख। अगर बी का 8 लाख का काउंटर ऑफर ए एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है। बट ऐसे सिचुएशन में अब है ना पूरी स्टोरी उल्टी हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे बी ने अगर काउंटर ऑफर दिया ए को, और ये बोल रहा है ठीक है मैं 8 लाख में बेचने को रेडी हूं, तो यहाँ पे आपका ऑफरर कौन होगा? यहाँ पे ऑफरर बी हो जाएगा। ठीक है। और एक्सेप्टेंस किसने दिया? ए ने। तो ए कौन हो जाएगा? एक्सेप्टर। सही है। सो दिस इज वेरी इजी। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो ऑफर देता है उसको क्या बोलता है? ऑफरर या प्रपोजर। जिसको ऑफर दिया वो ऑफर, उसने हाँ बोला तो एक्सेप्टेंस, और उसने पलट के नया ऑफर दिया तो काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बट अगर काउंटर ऑफर को सामने वाले ने हाँ बोल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सही है। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है। इसमें एक चीज और क्या है बच्चों? जो पर्सन ऑफर दे रहा है ना, ठीक है, काम करते हैं, मैं आपको ना टाइप्स ऑफ ऑफर के टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना काफी है ना? तो हमने टोटल 8 में से फर्स्ट कंडीशन यहाँ कंप्लीट किया है। पहले कंडीशन का नाम क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, ऊपर ऊपर से हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। सही है। अच्छा इसमें सेकंड कंडीशन क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनो। ठीक है बच्चों, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला कंडीशन ये बोलता है जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो थोड़ा सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए। ठीक है। अब देख लो मैं बता रहा हूं आपको सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखा है इंटेंशन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। ठीक है। कौन सी चीज का? लीगल रिलेशनशिप का। यहां पे इनका इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है। जब ये बोल रहे हैं लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या पता है? इसका मीनिंग है जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप डोमेस्टिक या सोशल नेचर के करते हो, ठीक है, डोमेस्टिक या सोशल नेचर वाले जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, ये वैलिड नहीं होते हैं। ये वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको बच्चों। इंटेंशन वर्ड का मतलब क्या है? इरादा। ठीक है। इंटेंशन होना चाहिए दो पार्टीज में लीगली एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने का, सीरियसली वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। जब ये वर्ड लिखा ना इरादा, इनका लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए, इसका मतलब क्या पता है? दे मस्ट बी वेरी सीरियस, है ना? पार्टीज हंसी मजाक में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो सच में सीरियस है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, है ना? सीरियस मतलब अगर दो लोग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सीरियसनेस कैसे क्रिएट होगा बताओ? देख लो अभी अभी वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, ए बी को गाड़ी बेच रहा है। ठीक है। सपोज ए ने बी को 10 लाख रुपए में गाड़ी देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सच में सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? मतलब दोनों को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे कि ए ने बोला गाड़ी बेचूंगा तो बेचना ही पड़ेगा। अगर नहीं बेचता है तो बी ए को कोर्ट में घसीटेगा। क्या बोलेगा? अरे अपना कॉन्ट्रैक्ट है, तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता कैसे है ना? सिमिलरली अगर बी पेमेंट नहीं करता है तो ए बी को कोर्ट में घसीटेगा। मतलब सच में सीरियस है लोग, है ना? हंसी मजाक में नहीं चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये सीरियसनेस है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जहां पे लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट वो सीरियसली नहीं हुआ है, इसलिए वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल सुनो। अगर सपोज से हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ को बोलता है शाम को पिक्चर देखने लेके जाऊंगा, और नहीं लेके जाता है तो कैन वाइफ सू द हस्बैंड? क्यों नहीं? भाई ये डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना? ऐसे हस्बैंड अगर कोई चीज बोलता है और वो नहीं करता तो वाइफ उसको कोर्ट में घसीट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना? सीरियसनेस कैसे क्रिएट होता है?
जब दो लोग जो है ना वो सच में राइटिंग करके उसको प्रॉपरली बॉन्ड पेपर पे लिख के रजिस्टर करते हैं एग्रीमेंट को, तो सीरियसनेस क्रिएट होता है ना। हस्बैंड ने ऐसे कैजुअली कुछ बोल दिया और वो नहीं करता है, तो वाइफ उसके अगेंस्ट कोर्ट में लेके नहीं जा सकती उसको, क्योंकि यहाँ पे उनका इंटेंशन ही नहीं है ना। एग्जाम्पल, सपोज फादर सन को बोलता है अगर सीएस एग्जाम पास करेगा तो न्यू बाइक दिलाऊंगा, और सपोज वो स्टूडेंट सीएस एग्जाम पास करता है और फादर ने न्यू बाइक नहीं दिलाई, तो सन फादर के अगेंस्ट कोर्ट में जा नहीं सकता। ये सारे मैटर्स घरेलू मैटर्स है ना, इसको सीरियसली नहीं लेते। ऐसा बोला है क्या घर पे किसी ने? नहीं होगा, बट उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, है ना, वही बोल रहा हूँ। तो ये सारे डोमेस्टिक या सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे लॉ इसको सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटेंशन ही नहीं है उसको लीगली बाइंड करने का। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, कोई सन सच में बहुत सीरियस है कि यार मेरे फादर ने अगर मेरे को ये बोला तो मेरे को देना ही चाहिए, तो सन को क्या करना चाहिए बताओ? अगर फादर बोल रहा है सन को सीएस का एग्जाम पास हो जा तो मैं न्यू बाइक दिलाऊंगा, ठीक है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को सच में सीरियसली करना है तो क्या करना चाहिए? ये दोनों भी इसको राइटिंग में करना चाहिए, ठीक है, ये रिटर्न होना चाहिए, प्लस इसको जाके रजिस्टर करो। क्या करो? रजिस्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रजिस्टर करना? रजिस्ट्रार होता है, उसके पास जाके आप इसको ऑफिशियली रजिस्टर करोगे ना, तो सच में एक एविडेंस होगा कि हाँ इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पक्का कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब अगर सच में सन पास हो गया और फादर ने बाइक नहीं दी, तो सन कैन एक्चुअली स्यू दी फादर इन कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आया? राइट, ठीक है। तो जो भी आपके घरेलू नेचर के एग्रीमेंट्स है वहां पे आपका केस नहीं बनता है। इसमें कितने सारे केसेस बन सकते हैं, देख लो। अगर सपोज ए नाम का एक पर्सन है, वो अपने बी नाम के एक फ्रेंड को उसकी शादी में बुलाता है, ठीक है, बी बोलता है हाँ मैं पक्का आऊंगा तेरी शादी में, और अगर सपोज यहाँ पे बी नहीं आता है शादी में, तो ए को गुस्सा आया तो वो बी को स्यू नहीं कर सकता। क्यों? अगेन सोशल या डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स है, ठीक है। कोई किसी को बर्थडे पार्टी बुला रहा है और वो नहीं आ रहा है, तो हम लोग स्यू नहीं कर सकते उसको। अगेन क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सीरियसनेस नहीं था, ऐसे ही कैजुअल हो गया हो, ऐसे ही बोल के हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो पार्टीज में अगर सीरियसनेस नहीं है लीगल रिलेशनशिप का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। समझा? ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। और मैंने अभी तक आपको कितने कंडीशंस बताए? 2, ठीक है। देख लो अभी तक क्या क्या बताया। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी लॉ। एग्रीमेंट मतलब सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब क्या है? एक्सचेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करना चाहिए। और एनफोर्सेबिलिटी मतलब टोटल कितने कंडीशंस है? 8। पहला कंडीशन क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर मतलब जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑफर। एक और नाम प्रपोजर। जिसको ऑफर मिला है वो ऑफर ही, और उसने एक्सेप्टेंस दिया तो एक्सेप्टर बनेगा। और अगर उसने पलट के ऑफर दिया तो काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर वैलिड नहीं होता है, उसने हाँ बोला तो वैलिड होगा। सेकंड क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब सीरियसनेस होना चाहिए। हंसी मजाक के सोशल या डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। बच्चों लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? यहाँ पे एक लैटिन मैक्सिम यूज होता है जिसको बोलते हैं, बोलो याद है क्या? क्विड प्रो क्यो, राइट। क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो मीन समथिंग इन रिटर्न। वेरी सिंपल बच्चों, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ देना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जैसे कि अपने केस में अपना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हुआ? मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको टीचिंग के सर्विसेज दे रहा हूं, आप मेरे को फीस पे कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया? क्विड प्रो क्यो। अगर दो लोग कुछ एक्सचेंज करते हैं तो कंसिडरेशन होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज इमेजिन करो मैं कोई स्टूडेंट को बोलता हूँ कि उसको फ्री में पढ़ाऊंगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? क्यों नहीं होगा? दो रीजन बताओ। मैंने किसी स्टूडेंट को बोला मैं तेरे को पक्का फ्री में पढ़ाऊंगा, वो स्टूडेंट आ गया, बाद में मैं उसको बोला जा नहीं पढ़ाता, तो मेरे को कोर्ट में कंसिडर सकता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोलता है कि मैं तेरे को फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो टीचर के भरोसे बैठ के, टीचर अगर नहीं पढ़ाता है तो टीचर को स्यू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना यार। कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्रिएट नहीं हुआ है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है बताओ? सबसे फर्स्ट चीज क्या चेक करते हो? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है क्या? एग्रीमेंट तो नहीं है। क्यों नहीं है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं है ना। सिर्फ एक पर्सन बोल रहा है मैं पढ़ाऊंगा, रिटर्न में कुछ मिला ही नहीं प्रॉमिस, है ना। एग्रीमेंट ही नहीं बना इन दी फर्स्ट प्लेस। और आगे कॉन्ट्रैक्ट के जो 8 कंडीशंस है ना, उसमें कंसिडरेशन में मिसिंग है। कंसिडरेशन क्या बोलता है? समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, यहाँ समथिंग इन रिटर्न नहीं है। स्टूडेंट तो कुछ दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो स्टूडेंट टीचर को स्यू भी नहीं कर सकता। सही है, ठीक है। तो जो भी आपका गिफ्ट का केस है, डोनेशन का केस है, चैरिटी का केस है, ये सब वैलिड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे क्विड प्रो क्यो नहीं है। क्या नहीं है?
क्विड प्रो क्यो। अब हम लोग इतना डिस्कस करें तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कंसिडरेशन जो होता है ना बच्चों, ठीक है, ये कुछ काम करने के लिए हो सकता है, ठीक है, या फिर कभी कभी कुछ काम नहीं किया तो भी कंसिडरेशन मिल सकता है। कुछ काम करने का पैसा अगर हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं एक्ट, है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंसिडरेशन। पॉजिटिव कंसिडरेशन। कुछ काम नहीं करने का पैसा कभी कभी मिल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्टिनेंस। क्या बोलते हैं, एब्स्टिनेंस। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मेरे को आप फीस कुछ काम करने के लिए दे रहे हो या कुछ काम नहीं किया इसलिए दे रहे हो? कुछ काम करने के लिए दे रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाना इज अ काम, है ना, कुछ काम करने का मेरे को पैसा मिला तो ये हो गया एक्ट। कभी कभी कुछ काम नहीं करने का पैसा मिलता है, जैसे कि सपोज किसी एडवोकेट को मैं पैसे दे रहा हूं, ठीक है, और पैसे देके बोल रहा हूं मेरे ओपोनेंट का केस मत लड़। क्या बोला मैंने एडवोकेट को पैसा दिया, बहुत फेमस एडवोकेट था, और मेरे को ये डर लग रहा था कि मेरा जिस पर्सन के अगेंस्ट मेरा कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, अगर उसका केस वो एडवोकेट ने लड़ लिया तो मैं हार जाऊंगा। तो मैं एडवोकेट को पैसे देके बोलता हूं मेरे ओपोनेंट का केस हाथ में मत ले, काम नहीं करने का पैसा मैं तेरे को दे रहा हूं। तो काम नहीं करने का पैसा दिया मतलब क्या हो गया, एब्स्टिनेंस, है ना। तो कंसिडरेशन कोई काम करने के लिए भी हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ काम नहीं करने के लिए भी हो सकता है। इट कुड बी फॉर एक्ट, एब्स्टिनेंस के लिए भी हो सकता है। सही है, ठीक है, राइट। चलो तो बच्चों ये मैंने आपको पॉइंट बताया। अच्छा ठीक है, ये इतना मैंने आपको पॉइंट बताया। तो कंसिडरेशन अलग से एक चैप्टर है आपका अलग से, मतलब उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कितने कंडीशन हो गए अभी तक, 3। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, क्या लिखा है, लीगल कैपेसिटी। इसका तो एक अलग चार्ट बना है, तो हम लोग चार्ट से इसको डील करते हैं, आ जाओ। लीगल कैपेसिटी वाला पॉइंट क्या बोलता है, इट्स वेरी इजी बच्चों। लीगल कैपेसिटी वाला पॉइंट जो है ना, ये बोलता है कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही क्यों होना चाहिए, है ना। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है देखो कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही के नहीं है, बराबर। अब लॉ ने किनको बोल दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ये 3 लोग देख लो, माइनर, फिर लिखा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और लास्ट में क्या है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। आपको माइनर का मीनिंग पता है क्या, बताओ, क्या आपको पता है, बताओ। माइनर मतलब जिसका एज 18 से कम है। तो अगर 18 से नीचे कोई बच्चा है ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं है, ऐसा लॉ मानता है। सही भी है ना। सपोज इमेजिन करो 4-5 साल का कोई बच्चा है, क्या लगता है आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में खुद के फायदे और नुकसान की समझ होगी क्या, नहीं। लॉ अज्यूम करता है कि वो बहुत छोटा है, उसको कोई भी फंसा सकता है, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर इज समवन हु इज बिलो 18, 18 के नीचे वाले पर्सन को हम लोग माइनर बोलते हैं। मेजर कौन होगा, जो इंडिया में रहता है और जिसका 18 साल हो चुका है उसको हम लोग मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 18 साल अगर उसका हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर। कोई ये बता सकता है क्या कि ये माइनर या मेजर का जो डेफिनेशन है कहां लिखा है बच्चों, इट इज नॉट गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दोनों का डेफिनेशन है ना इंडियन मेजोरिटी एक्ट में लिखा है, कहां लिखा है, अलग से इसका एक लॉ है, द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है, 1875। इस एक्ट में लिखा है माइनर या मेजर का डेफिनेशन। आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइनर या मेजर का एज कौन से एक्ट में लिखा है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा है, कहां लिखा है, मेजोरिटी एक्ट में। सही है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, अनसाउंड माइंड मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आप में से कोई बता सकता है क्या साउंड माइंड मतलब क्या। साउंड माइंड मतलब दिमाग ठिकाने है या नहीं है साउंड मतलब दिमाग जिसका ठिकाने होता है, ठीक है। साउंड माइंड वाला पर्सन किसको बोलते हैं, जो रैशनल डिसीजंस ले सकता है। कैसे डिसीजंस, रैशनल मतलब कॉमन सेंस यूज कर सकता है, जिसको खुद का फायदा या नुकसान समझता है, समझदार इंसान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड माइंड। क्या बोलता है, साउंड माइंड। उसका उल्टा कर लो, जिसको खुद के फायदे या नुकसान की समझ नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनसाउंड माइंड। तो अगर जो पर्सन का दिमाग ही सही नहीं है, जिसको खुद का फायदा या नुकसान नहीं समझ रहा है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है ना। इसमें क्या क्या लिखा देख लो, इल पर्सन, ड्रंकन पर्सन, इडियट, लुनाटिक, नीचे से जाते हैं। इल मतलब बीमार। अब आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो पर्सन बहुत बीमार है ना, और वो बीमारी में उसको बहुत तेज बुखार है, ऐसे हालत में क्या उसको खुद के फायदे या नुकसान की समझ होगी, नहीं। लॉ मानता है कि भाई ये अभी इस हालत में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ के
खुद का फायदा या नुकसान समझ सके, तो ये पर्सन क्योंकि बहुत बीमार है इसलिए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ड्रंकन पर्सन। ठीक है, ड्रंकन पर्सन मतलब जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया है ना, उसको बराबर चलने नहीं आ रहा, उसको कॉन्ट्रैक्ट की समझ कहां से होगी। सही है, तो ऐसा पर्सन जो नशे में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको कॉन्ट्रैक्ट का सेंस नहीं है, उसको फायदा या नुकसान नहीं समझेगा, बराबर, वो होश में ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लूनाटिक पे आते पहले बच्चों। लूनाटिक हम लोग इसको बोलते हैं जो टेम्पररी पर्पस के लिए ये अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, मतलब क्या, ऐसा आपने कभी सुना है क्या, कोई पर्सन है जिसको फीट्स आते हैं, है ना, जिसको झटके आते हैं, तो अगर वो पर्सन को कुछ टेम्पररी फेज में वो झटके आता है तो दिन भर में वो पूरा पागल नहीं है ना, कुछ ऐसे इंटरवल्स होंगे एक दो घंटे जब उसका दिमाग ठिकाने नहीं, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अगर दिन भर में एक दो घंटे वो पर्सन को बराबर से कॉन्ट्रैक्ट की सेंस नहीं है तो वो एक दो घंटे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बट बाकी पूरा टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है, अगर कोई पर्सन आंसर माइंड का है तो साउंड इंटरवल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, आंसर विल बी यस। साउंड इंटरवल्स मतलब देख लो, अगर दिन भर में 2 घंटे पागल है बाकी सब वो एकदम ठीक है, तो बाकी जब ठीक है वो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, साउंड इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है। जब वो अनसाउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इडियट किसको बोलते हैं पता है, पूरा का पूरा पागल, पूरा मतलब परमानेंटली गॉन केस, उसको कभी कॉन्ट्रैक्ट की समझ ही नहीं है ना। तो जो पर्सन परमानेंटली अनसाउंड माइंड का होता है, ठीक है, दिस इज मोर और लेस परमानेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इडियट। करेक्ट, अब आपको ये बोलना है लुनाटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन, इल पर्सन, चारों में से यूनिक कौन सा है, अलग कौन सा है, ऑड मैन आउट कौन सा है। इडियट क्यों है, क्योंकि परमानेंटली क्या गुजरा कैसे, लुनाटिक कब ना कभी ठीक होगा, है ना, टेम्पररी फेज में। ठीक है, ड्रंकन पर्सन हमेशा ड्रंकन ही होता है क्या, तो जब नशे में से निकलेगा तब वो कांटेक्ट कर सकता है ना। इल पर्सन जब वो बीमारी उसकी जाएगी तब वो ठीक हो जाएगा और तब वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बट इडियट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा माइनर भी कभी ना कभी मेजर होगा क्या, यस, जब वो मेजर हो गया तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फटाफट बताओ आप, इंस्टॉलमेंट किसको बोलते हैं, इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है, मतलब अगर मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा तो मैं उसको सीधा इंसॉल्वेंट बोल दूं, या इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर करती है, कोर्ट डिक्लेयर करती है। इंसॉल्वेंट कौन होता है, जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा है, जिसके एसेट्स कम है, जिसको बहुत लोगों को पैसा देना बाकी है बट उसके पास है ही नहीं, है ना, जिसके एसेट्स बेचने में भी उसकी लाइबिलिटीज नहीं चुका सकता है। इमेजिन करो कोई पर्सन है जिसको लोगों को पैसा देना है 20 लाख, उसके पूरे एसेट्स बेच के 10 लाख ही आ रहा है ना। अब आप इमेजिन करो, अगर सपोज उसके पूरे एसेट्स बेच दोगे तो सिर्फ 10 लाख आया, है ना, उसको देना कितना है, 20 लाख। तो ऐसा पर्सन जो है, लॉ बोलता है तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं करने देना चाहिए, देख लो, अगर सपोज से मिस्टर ए बराबर है, इसके लाइबिलिटीज है 20 लाख, इसके एसेट से 10 लाख, है ना, क्योंकि इसके लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा और एसेट सफिशिएंट नहीं है इसके लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो कोर्ट ऐसे पर्सन को बोलती है तू है इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट बोलने से क्या होगा वो बता रहा हूं, अगर इसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया अब ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कर नहीं सकता, इससे क्या होगा, इससे ये आगे और किसी से लोन लेके उसको फंसा नहीं सकता। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर मिस्टर इंसॉल्वेंट हो गया और अब आगे कोई बैंक से लोन ले रहा है तो ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्यों गलत कर रहा है, जब पहले का ही पैसा देने का पैसा है ही नहीं इसके पास तो नया लोन लेके और ये किसी और को फंसाएगा ना। इंसॉल्वेंट अगर किसी से लोन लेता है मतलब वो लोन रीपे नहीं कर सकता, उसके पास पैसा ही नहीं है ना। इमेजिन करो ना, अगर मेरे ऑलरेडी लोन पेंडिंग है और मैं नया लोन ले रहा हूं तो मैं नया लोन तो पे करूंगा ही नहीं। सही है, ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रोकना चाहिए, इसलिए लॉ बोलता है मिस्त्री को तो इंसॉल्वेंट हो गया तो आगे लोन ले नहीं सकता है, बिकॉज तेरे लोन का कैपेसिटी हमने छीन लिया है, तेरे कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी छीन लिया है। एक चीज और सुनना अच्छे से, अगर कोर्ट कोई पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है वो कभी भी परमानेंटली इंसॉल्वेंट नहीं होता है, इंसॉल्वेंसी का कुछ फेज होता है, कुछ साल के लिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, उस टाइम फ्रेम के बाद में वो अब रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोर्ट उसको पनिश कर रही है, पनिश करना जरूरी क्यों है, ताकि वो उस फेज में और नया लोन लेके किसी का पैसा डुबाए ना। सही है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग समवन इंसॉल्वेंट, बराबर। तो इंसॉल्वेंट पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया, उसको लॉ ने उसका कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी छीन लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एलियन एनिमी, आपको पता होना चाहिए, बोलो क्या होता है एलियन एनिमी, गेस करो। जिस कंट्री का इंडिया के साथ वॉर चल रहा है उस कंट्री के लोगों को हम लोग क्या मानेंगे, अपना दुश्मन, एलियन एनिमी।
सपोज कल को इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू हो गया, वॉर चालू हो गया ऐसा हमें कैसे समझेगा? अभी फिलहाल इंडिया पाकिस्तान का वॉर है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, वॉर कब होगा? जब अपनी कंट्री डिक्लेयर करती है। वॉर हम लोग अपने मन से नहीं मानते, यार पाकिस्तान बहुत ही नाटक कर रहा है वॉर हो गया, ऐसा हम लोग खुद के मन से नहीं मानेंगे, है ना? वॉर का फेज जो है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि इस तारीख से अब हम लोग का ये दुश्मन देश है। सही है। सपोज कल को इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया और ये वॉर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो गवर्नमेंट जितने दिन के लिए, जितने महीनों के लिए वॉर का पीरियड डिक्लेयर करते हैं ना, उतने महीनों तक पाकिस्तान के लोगों को हम लोग मानेंगे एलियन एनिमी। और अब इंडिया का कोई पर्सन उनके साथ कॉन्टेक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उनका कैपेसिटी चला गया। सही है। ठीक है, अभी बीच में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, है ना? तो दोनों दुश्मन देश बन गए। सही है। वैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का कुछ वॉर चलता है, तो वॉर के पीरियड में वो देश के लोग अपने लिए बन जाएंगे एलियन एनिमी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि इंडिया और पाकिस्तान का अभी कोई पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और अचानक से बीच में से वॉर आ गया, तो ऐसे में क्या होगा? सपोज कोई पाकिस्तान का सिंगर है, वो इंडिया के कोई प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा है ना? और वो काम चल रहा है 2-3 महीने तक, काफी सारे गाने रिकॉर्ड करना है, राइट? तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2-3 महीने तक चलने वाला है। 1 महीना हो गया और अचानक से अब बीच में गवर्नमेंट आके बोलती है वो कंट्री का अपनी कंट्री के साथ अब वॉर चल रहा है, अब क्या होगा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करेंगे, मतलब बताओ ना, ये वैलिड होगा या बीच में से हमें इसको वॉइड बोलना पड़ेगा? ये वॉइड हो जाएगा। वॉइड समझते हो? वॉइड मतलब जो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वॉइड हुआ है, उसको वॉइड बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉरेन डिप्लोमेट, बच्चों फॉरेन डिप्लोमेट दूसरे देश का पर्सन है, ऑफिसर है, जो इंडिया में आके उनके देश के लोगों को हेल्प करता है। एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है क्या कि यूएसए के लोग इंडिया आए, ठीक है, और यूएसए के लोग इंडिया आने के बाद उनके कुछ डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, अब उनको वापस अपने देश जाना है, तो कहाँ आएंगे? इंडिया में अलग से यूएसए का एम्बेसी है ना? वो यूएसए के एम्बेसी को जो लोग चलाते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन डिप्लोमेट। एक चीज नोट करना, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, उनको अपने देश का लॉ अप्लाई नहीं होता है, वो उनके देश के लॉज ही अप्लाई करते हैं। ठीक है। इंडिया में, दिल्ली में अलग अलग बहुत सारे ऑफिसेस है फॉरेन डिप्लोमेट्स के। ठीक है। तो अगेन फॉरेन डिप्लोमेट्स कौन सी चीज को काम करते हैं? बेसिकली उनके देश के लोगों को अगर इंडिया में कुछ तकलीफ हुई तो फॉरेन डिप्लोमेट्स उसको हैंडल करते हैं। सही है। एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं गया यहां से इंडिया से दुबई, ठीक है, दुबई में मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, अब मेरे को वापस इंडिया आना है, तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के मैं इंडिया कैसे हूँ? मैं कहाँ जाऊंगा बताओ दुबई में? अगर मैं इंडिया का पर्सन हूं और मैं दुबई गया और दुबई में मेरे पूरे इंडिया के डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और मेरे को वापस इंडिया आना है, हाउ विल आई कम इंडिया? हाउ विल आई कम टू इंडिया? वापस क्या करना पड़ेगा बताओ? दुबई में कहाँ जाऊंगा? इंडियन एम्बेसी में जाऊंगा। सिमिलरली इंडिया में भी दुबई का एम्बेसी है ना? तो इंडिया में जो दुबई का एम्बेसी है उसको जो लोग चलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन डिप्लोमेट। उनको अपने देश का लॉ अप्लाई नहीं होता है, उनको उनके देश का लॉ अप्लाई होता है, इसलिए उनका इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी नहीं है। सही है। ठीक है। लास्ट क्या लिखा है? कॉन्विक्ट और क्रिमिनल। बच्चों जो पर्सन जेल में बंद है, जो क्रिमिनल है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों करने देना चाहिए भाई? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन जेल में बंद है तो जेल में बैठे बैठे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, जेल से निकल के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। सही है। आपको पता है संजय दत्त ने एक मूवी साइन की थी, इनफैक्ट पीके मूवी के टाइम पे शूटिंग में वो जेल से निकला था और जेल से निकल के उसने शूटिंग कंप्लीट की थी। सो हाउ इज इट पॉसिबल? वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है? जेल में जब बंद है तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता है। ठीक है। जेल से आप कुछ दिन की छुट्टी लेके बाहर निकल सकते हो, उसको बोलते हैं परोल पीरियड। परोल पीरियड में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? ठीक है। तो जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर, पर्सन ऑफ अनसर्वमेंट, एंड लास्ट क्या था? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनका लीगल कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने का। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए? 4 कंडीशंस बताए। फिफ्थ कंडीशन पे आ जाओ, क्या लिखा है? जेन्युइन एंड फ्री कंसेंट। ठीक है, इसका भी एक चार्ट बना है। ओके, लेट्स डिस्कस दैट चार्ट। ये देख लो, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, देखो अगर सपोज दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ना, कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट लिया जाता है वो फ्री होना चाहिए। कोई बता सकता है कंसेंट वर्ड का मतलब क्या? इच्छा, परमिशन, है ना? मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कभी भी उसके मर्जी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, है ना? जबरदस्ती करके, धमका के, फ्रॉड करके, ऐसा अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में टोटल 5 पॉइंट्स आपको सीखने: कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है, एक सेकेंड, ठीक है, लॉ बोलता है कि देखो अगर ये 5 चीजें आएगी ना तो कंसेंट फ्री नहीं है। फिर से रिपीट कराओ, कितनी चीजें नहीं रहना चाहिए तो कंसेंट फ्री होगा?
ये 5 चीजें नहीं आना चाहिए। कोर्शन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है, ठिकाने है। ठीक है। अच्छा, अब है ना मैं आपको एक एक करके ब्रीफली बता रहा हूँ। देखो आपको है ना याद आना चाहिए, वैसे ये सारे टर्म्स जो है ना आपने पढ़ा है पहले, तो आपको मैं याद दिला रहा हूँ। कोर्शन क्या होता है यार? कोर्शन में क्या होता है, किसी को याद है क्या? धमकी देना, राइट। तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्शन। ठीक है। कोर्शन में क्या होता है? कोर्शन में थ्रेटनिंग होता है। ठीक है। अब धमकी के 3-4 एग्जांपल्स मैं आपको फटाफट दे रहा हूं, देख लो। ए बी को बोलता है कि अगर तू तेरी सपोज तू तेरा घर मेरे को 5,000 रुपीज में अगर नहीं बेचेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ऐसा ए ने किसको बोला? बी को बोला। ठीक है। तो ए बी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ठीक है। इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है कौन? ए। किसको दे रहा है? बी को। क्या लगता है आपको, मतलब बी अगर हाँ बोल भी देगा तो उसने खुद के मन से हाँ बोला है या आउट ऑफ कोर्शन हाँ बोला है? आउट ऑफ कोर्शन। उसको कोई धमकी दे रहा है ना, इसलिए वो डर के हाँ बोल रहा है। सही है। तो कोर्शन में ये बोल रहा है, ये होता है। एक चीज और सुन लो, कोर्शन में धमकी दी जाती है, सबसे मेन कीवर्ड है धमकी। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल में दिखा है कि यार इसने धमकी दी, मतलब कोर्शन है, खत्म। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज लिसन। धमकी देने के तरीके क्या होता है? ठीक है। धमकी देने के लिए आप सामने वाले पर्सन को मारने की धमकी दो। ठीक है। या फिर आप उसके रिलेटिव को मारने की धमकी दोगे, वो भी कोर्शन है। अब देख लो एग्जाम्पल चेंज हो रहा है। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना। ए किसको मारने की धमकी दे रहा है? बी को। तो यहाँ पे कोर्शन हो गया उसके साथ, बी के साथ, है ना। सेकंड एग्जाम्पल, ए क्या करता है पता है? ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को नहीं मारूंगा, मैं तेरे लड़के को मारूंगा। बी के लड़के को मारने की धमकी दे रहा है, इसको मारेगा। कौन दे रहा है धमकी? ए। किसको दे रहा है धमकी? बी को। बच्चों बताओ, अगर ए डायरेक्टली बी को मारने की धमकी दे रहा है तो वो तो कोर्शन है। बट अगर ए बी के कोई रिलेटिव को मारने की धमकी दे रहा है, क्या वो भी कोर्शन में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि बी तो एकदम मेंटली वो सोचेगा ना, भाई मेरा मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली बी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा आउट ऑफ प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे बी के ऊपर दबाव लाया गया है, तो ऑटोमेटिकली ये भी कोर्शन है। कोर्शन में जरूरी नहीं है कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी को मारने की धमकी दे। कोर्शन में आप कोई थर्ड पार्टी को मारने की धमकी भी दे सकते हो। जैसे कि ए किसको मारने की धमकी दे रहा है? बी के लड़के को। इवन दिस इज कोर्शन। ठीक है। मारने के सिवा और कुछ भी आएगा। मारने के सिवा मतलब एक्चुअली मारना जरूरी नहीं है, ऊंची आवाज में बात करना भी कोर्शन होगा, है ना। धमकाने के काफी तरीके हैं, बराबर। तो वही है, कोर्शन में मेन चीज क्या है? देखो कोई किसी को डरा रहा है, खत्म, कोर्शन है। डराने के तरीके बहुत हो सकते हैं। सही है। जरूरी नहीं है कि बी बी को एक्चुअली मारे, बराबर, बट मारा नहीं है, बट सपोज चक्कू भी दिखाया, कोर्शन हो गया। डराने का तरीका है वो। ऊंची आवाज में बात किया, मैं तेरे तेरे को मार दूंगा, कोर्शन हो गया, खत्म। ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोर्शन होने के लिए किसी को सच में फिजिकली मारना चाहिए। धमकी दिया मतलब कोर्शन है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल, ए बी को बोलता है कि अगर तू तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, खुद को मार देगा। तीनों एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, पहले बी को मारने की धमकी दी, फिर सेकंड एग्जाम्पल में बी के लड़के को मारने की धमकी दी, अब थर्ड एग्जाम्पल में ए बोल रहा है मैं खुद को मार दूंगा। बच्चों, अगर कोई पर्सन सुसाइड की धमकी दे रहा है वो भी धमकी ही है, उसको भी देख के लोग डर जाएंगे और शायद कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी अगर बी आउट ऑफ प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बी खुद के मन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसका कंसेंट फ्री नहीं है, उसको धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। समझा? ठीक है। एक चीज और बच्चों, इसमें और क्या आएगा? अगर सपोज इमेजिन करो, ए बी को बोलता है कि मैं तेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स तेरे को नहीं दूंगा। सपोज ए के पास बी के प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रिटर्न नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। कब तक? जब तक ए को उसका घर नहीं बेचे 5,000 रुपए में। तो प्रॉपर्टी के पेपर्स को डिटेन करने की धमकी दे रहा है। किसी के प्रॉपर्टी को जब्त करने की धमकी देना भी धमकी है। तो धमकी के कितने एग्जाम्पल बताए? 4। किसी को मारने की धमकी, किसी के रिलेटिव को मारने की धमकी, खुद को मारने की धमकी, या किसी के प्रॉपर्टी को जब्त करने की धमकी। ये सब कोर्शन में आता है। दिस इज ऑल कवर्ड इन कोर्शन। तो आपको कोर्शन का एग्जाम्पल आती कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या मेन थीम है कोर्शन के लिए? थ्रेटनिंग, है ना। तो अगर कोई किसी को धमका रहा है तो कोर्शन का एग्जाम्पल बनेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। सो ये अभी मैंने आपको क्या बताया, कोर्शन। सेकंड क्या लिखा है? अंडी इन्फ्लुएंस। कोई बताएगा व्हाट इज अंडी इन्फ्लुएंस? अंडी इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अंडी इन्फ्लुएंस में जो दो पार्टीज है ना, उसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है। मैं बताता हूँ कैसे, लिसन केयरफुली। बच्चों, ये जो अंड्यू इन्फ्लुएंस होता है ना, अंड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें दो पार्टीज होता है। ठीक है। एक होगा डोमिनेटिंग पार्टी, याद आ रहा है क्या आपको? ठीक है।
इसको हम लोग सुपीरियर पार्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर पार्टी। दूसरा पार्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंफीरियर पार्टी। एक और नाम वीकर पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो पार्टीज है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो जो डोमिनेटिंग पार्टी जो होता है ना, ठीक है, वो अपने पावर का मिसयूज करके इस पे दबाव डालता है और कॉन्ट्रैक्ट करके खुद का फायदा करता है। किसका बेनिफिट हो रहा है? डोमिनेटिंग पार्टी का बेनिफिट होगा। ठीक है, आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स, देख लो आपको ये समझ में आ रहेगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मेंटोर है और उसका कोई फॉलोअर है। मेंटोर एंड फॉलोअर। ठीक है, बच्चों मेंटोर किसको बोलते हैं? कोई बाबा है, उसका कोई चेला है ना, वो बाबा ने क्या किया, चेले को बोला कि अगर अगर तू तेरी प्रॉपर्टी पूरी मेरे नाम पे कर देगा तो तेरे को नेक्स्ट जन्म में मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ बोल दिया, है ना। अभी बाबा की बातों में कौन आ गया? फॉलोअर आ गया, और उसने उसकी पूरी प्रॉपर्टी सच में ट्रांसफर कर दी। इंडिया में ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे आपको जहां पे ऐसा बाबा और चेला, कोई ढोंगी बाबा है, उसने अपने चेले को इस तरीके से जाल में फंसा लिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी ले ली, राइट, कुछ तो बोल के। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बताएं, यहाँ पे बाबा ने चेले को धमकी दी है क्या? आपको क्या लगता है, ये कोर्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है कोर्शन? कोर्शन में धमकाया जाता है, यहाँ पे इसने इसको धमकी नहीं दी, यहाँ पे उसने उसको प्यार से बोला और वो समझ गया और वो उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेंटर जो है ना वो डोमिनेटिंग पोजीशन में, उसने अपने पावर का मिसयूज करके उसको भड़काया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन। क्या लगता है आपको, पेरेंट का एक अलग इन्फ्लुएंस होता है क्या चिल्ड्रन पे? है ना, अगर सपोज माँ बाप ने बच्चों को कुछ बोला और उसने वैसा कुछ कॉन्टेक्ट कर लिया तो पेरेंट डोमिनेटिंग पार्टी है ना। ठीक है, एक चीज और बच्चों, डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट में भी अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। कैसे? आपको क्या लगता है, अगर सपोज पेशेंट डॉक्टर के पास गया, है ना, डॉक्टर ने बोला कि आपको इतने टेस्ट कराने ही है ना। अभी मैं आपको बोलता हूं बच्चों, ऐसे गलत चीजें बहुत होती है इंडिया में। क्या गलत चीज हो सकती है? जैसे कि डॉक्टर को पता है कि इसको ये टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी डॉक्टर बोल रहा है आपको ये टेस्ट कराना है। क्या लगता है नॉर्मल रिप्लाई क्या होगा पेशेंट का? नहीं नहीं सर, ये टेस्ट मैं क्यों कराऊं, ऐसे बोलेगा, या फिर वो बोलेगा ओके सर आपने बोला तो ठीक ही होगा। यही बोलेगा वो, ओके सर आपने बोला तो ठीक ही होगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, डॉक्टर को पता था कि ये टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो टेस्ट करवा रहा है, तो मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में किसका फायदा हो रहा है? डॉक्टर का। उसने क्या किया, उसने अंडर इन्फ्लुएंस यूज किया। और पेशेंट जो है ना बेचारा, वो तो इंफीरियर पार्टी है, डॉक्टर जैसे बोलेगा वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कौन है? सुपीरियर पार्टी, पेशेंट कौन है? इंफीरियर पार्टी। सही है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। सी एंड क्लाइंट, क्या लगता है कौन डोमिनेटिंग है? सीए। सीए बोल रहे हैं अपने को ये पेपर सबमिट करना ही है, तो क्लाइंट बहस नहीं करता है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता ना बहुत चीजें, है ना। तो क्लाइंट जो है, जो सीए ने बोला है, जो एडवोकेट ने बोला है, जो उसका कंसल्टेंट उसको बोल रहा है, उस पर विश्वास कर लेगा। सही है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अंडर इन्फ्लुएंस। आप अंडर इन्फ्लुएंस का एग्जांपल एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ? आपको सिर्फ है ना ये चीज कंफर्म करना है, डोमिनेटिंग और इंफीरियर पार्टी नजर आ रहेगा। सही है, ठीक है। अगर किसी ने डोमिनेटिंग पार्टी है और उसने डोमिनेट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में खुद का फायदा देखा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। बराबर है, ठीक है। ओके बच्चों, इसमें एक और एग्जांपल आएगा, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दानशीन वुमेन। आई डोंट नो मैंने आपको बोला है नहीं बोला है, नहीं बोला तो सुन लो जैसे। ठीक है, पर्दानशीन वुमेन मतलब कुछ रिलीजन्स में एक ऐसा कस्टम होता है कि वुमेन, औरतें जो है पर्दा रखते हैं। ठीक है, तो पर्दानशीन वुमेन को लॉ अज्यूम कर रहा है कि शी इज इंफीरियर पार्टी। लॉ इसको क्या अज्यूम कर रहा है? इंफीरियर पार्टी। क्यों यार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पर्दानशीन वुमेन को इंफीरियर पार्टी मानना चाहिए? हस्बैंड डोमिनेट करना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, कोई भी डोमिनेट कर सकता है। पर्दानशीन वुमेन को कोई भी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट में फंसा सकता है, ऐसा लॉ मान रहा है ना। ऐसा क्यों? अब इमेजिन करो ना, जो औरत पूरा टाइम पर्दे में है ना, उसको बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स नहीं समझेगा। ठीक है, लॉ ऐसा मान रहा है, लॉ इज अज्यूमिंग दिस। हो सकता है शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बट लॉ इज अज्यूमिंग बिकॉज शी इज अ पर्दानशीन वुमेन, उसको कोई भी फंसा सकता है, तो लॉ उसके प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है शी इज इंफीरियर पार्टी। और अगर कोई पर्सन को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको बिठा के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स और कंडीशन समझाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है और अगर कल को उसने बोल दिया कि इसने कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नुकसान करवाया और इसने खुद के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कोर्ट ऑफ लॉ इसकी तरफदारी करेगी, क्योंकि ये कौन है, ये तो इंफीरियर पार्टी है, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, लॉ मान लेगा। समझ में आया? तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको पूरे टर्म्स और कंडीशंस एक्सप्लेन करने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है
तो वो अंडर इन्फ्लुएंस का केस बन जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ बिल्कुल आएगा, यस, उनके प्रोटेक्शन के लिए। नॉट जस्ट मुस्लिम्स, बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो इनफैक्ट बहुत सारे विलेजेस में अभी भी पर्दा रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रिलीजन। पर्दा नशन वुमेन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक रिलीजन की ही वुमेन है, ठीक है, हर एक इसमें आ सकते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ ने ऐसा बोला कि शी इज कंसिडर्ड एज इंफीरियर पार्टी। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उनको आपको बहुत अच्छे से पूरे टर्म्स क्लियर करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा। आप ऐसे मान नहीं सकते पढ़ लो मैंने लिख दिया 18-20 टर्म्स एंड कंडीशन 3-4 पेज के, नहीं चलेगा, आपको बैठ कर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ नॉट लॉ विल अज्यूम दैट शी इज इंफीरियर पार्टी। समझा क्या? ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे बच्चों, बट अगेन अंडर इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो यू कैन इजीली सॉल्व इट इन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉड। अरे ब्रीफली शॉर्ट में बताओ ना यार, फ्रॉड का मीनिंग क्या है शॉर्ट में, लेट्स कीप दिस शॉर्ट। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस बनाओ, बताओ चलो। फ्रॉड मतलब जानबूझ के कोई किसी को धोखा दे रहा है, इंटेंशन धोखा देने का है क्लियरली किसी पर्सन का, तो फ्रॉड है, ठीक है। तो फ्रॉड में देयर इज इंटेंशन टू चीट और डिसीव। डिसीव करना मतलब धोखा देना, इंटेंशन है मतलब पूरा प्लानिंग करके होता है फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड इज वेरी वेल प्लान्ड। अगर कोई पर्सन जानबूझ के किसी को झूठ बोल रहा है, देखो झूठ बोलने के दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आप जानबूझ के बोल रहे हो या तो आपने गलती से बोल दिया, ठीक है। अगर आप गलती से बोल रहे हो झूठ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। बट अगर आपका इंटेंशन है फंसाने का, किसी को फंसाने का इंटेंशन है, वो क्या होगा, फ्रॉड। यहां क्या होगा, इंटेंशन टू चीट होता है। एक और वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, डिसीव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो इंटेंशन टू चीट और डिसीव, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर करो, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा डेंजरस कौन सा है? फ्रॉड क्यों डेंजरस लग रहा है आपको? क्योंकि फ्रॉड में कोई जानबूझ के अगर झूठ बोलता है ना, जो पर्सन जानबूझ के झूठ बोलता है वो पूरा प्लानिंग करता है, और जो पर्सन प्लानिंग करता है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर किसी ने गलती से झूठ बोल दिया ना, उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है तो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बहुत मुश्किल होता है उसको समझना और पकड़ना, राइट। क्योंकि जो पर्सन प्लानिंग कर रहा है वो पूरा सेट करके, प्लानिंग सेट करके जानबूझ के फंसाता है किसी को, राइट। सो अगेन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लास्ट क्या है, मिस्टेक, ठीक है। बच्चों बिफोर वी स्टार्ट मिस्टेक, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, आपको ये पता है क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देख लो ये ऊपर के जो 4 केसेस है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गिन के 4 केसेस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देख लो कौन से 4 केस, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ अंडरस्टैंड, देख लो जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा ना आपका, तो उसमें दो टाइप के पार्टीज होंगे, एक है डिफॉल्टिंग, दूसरा है एग्रीड और कंप्लेनिंग। डिफॉल्टिंग मतलब जिसकी गलती है या जिसके साथ गलत हुआ है। डिफॉल्टिंग मतलब क्या, जिसकी गलती है, जो गलत काम कर रहा है। तो आप थोड़ा गैस करके बताओ कोर्शन में डिफॉल्टिंग कौन बनेगा, धमकी देने वाला या जिसको धमकी दी गई है, धमकी देने वाला। अंडर इन्फ्लुएंस में सुपीरियर या इंफीरियर, सुपीरियर पार्टी जो है वो डिफॉल्टिंग होगा। फ्रॉड में जिसने जानबूझ के झूठ बोला है वो है डिफॉल्टिंग पार्टी। और मिस रिप्रेजेंटेशन में जो इनोसेंटली झूठ बोल रहा है वो डिफॉल्टिंग पार्टी, उसकी गलती होगी, है ना। अच्छा एग्रीड या कंप्लेनिंग पार्टी बोलो, कोर्शन में कौन होगा, जिसको धमकी दी गई है। अंडर इन्फ्लुएंस में इंफीरियर पार्टी। फ्रॉड में जिसके साथ जानबूझ के झूठ बोला हुआ है और जिसके साथ गलती से झूठ बोला है वो मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्री पार्टी बन जाएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, इमेजिन करो आपके साथ कोर्शन हुआ है ना, आपको कोई धमकी देके आपकी कोई चीज बहुत सस्ते में लेके चला गया, है ना। तो इन दैट केस आप कौन से पार्टी बनेंगे जल्दी बताओ। अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप कौन से पार्टी बन गए, आप बन गए एग्री पार्टी, है ना। तो एग्री पार्टी के पास होंगे अब दो ऑप्शंस। एग्री पार्टी दो चीजें क्या कर सकती है, देख लो यहां लिखा है, दो ऑप्शंस क्या है, आइदर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यू भी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बच्चों मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इमेजिन करो आपकी कोई गाड़ी आपसे किसी ने धमकी देके 2 रुपए देके ले लिए, 2 रुपए, आपको कितने रुपए दिए, 2 रुपए, है ना। और धमकी देके आपसे वो गाड़ी ले ली, आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इनफैक्ट कोई भी समझदार इंसान जो है ये चीज को पसंद करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा।
है ना। तो मैक्सिमम केसेस में लोगों को क्या करने की इच्छा होगी, कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है भाई, मेरे को मेरी बाइक वापस चाहिए। ऐसे कैसे कोई मेरे को धमकी देके मेरी गाड़ी लेके जा रहा है। तो अगर आप वो सिचुएशन में हो रहा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास। कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट के पास। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट को आपका पूरा केस समझाओ, और कोर्ट के पास जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आपको आपकी गाड़ी वापस मिल जाएगी, बट आपको जो पैसे मिले वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहां होता है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है। अच्छा, नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, यू कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई क्यों करेगा बताओ, सोचो। जब उसका फायदा हो रहा है, या फिर जो कोर्ट में जाने का प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा, इंडिया में बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। अब देख लो ना, इमेजिन करो, सपोज मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, बहुत ज्यादा, उसका ब्रेक भी नहीं लगता है, बार बार बंद पड़ रही है ना, और कोई मेरे को धमकी देके वो गाड़ी लेके जाता है। अगर सपोज मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट में को कैंसिल करके मैं कोर्ट से मेरी बाइक वापस ले लूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ यार, कोर्ट में जाऊं, इतना लंबा चक्कर काटूं, उससे अच्छा जाने दो यार, कौन इसके पीछे जाएगा, जाने दो, गाड़ी वैसे भी पुरानी हो गई थी। अगर मैं ये सोच रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने क्या कर दिया, वैलिड। कैसे वैलिड कर दिया, क्योंकि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं गया। अब कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, वो ऑब्वियसली आपकी मर्जी है। अगर आप जाते हो तो कैंसिल कर सकते हो, वहां पे वॉइड हो जाएगा। अगर आप नहीं जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने कुछ ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। समझ में आया। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा बताओ, वैलिड होगा या वॉइड होगा, या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये हमारे मर्जी है, ये हम पे है ना। अगर मैं एग्री पार्टी हूं, तो मेरी मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूं या कंटिन्यू करूं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा। अगर मैं कोर्ट में गया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अगर मैं कोर्ट में नहीं गया, इसका मीनिंग क्या है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, है ना। अगर मैं कोर्ट में गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा, क्या होगा। ए ऑप्शन है वैलिड, बी ऑप्शन है वॉइड, क्या लिखोगे। बोथ नहीं होगा, इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है आइदर ए और बी। आइदर क्यों बोल रहा हूं, दोनों साथ में कैसे होंगे, आइदर ए और बी, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। भाई आइदर ए और बी इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि भाई वो वैलिड होगा या वॉइड होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एग्री पार्टी, उसकी मर्जी है, वो वैलिड भी कर सकता है, वॉइड भी कर सकता है ना। सो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आपको ये टिक करना पड़ेगा। समझा, इजी है। ठीक है, राइट बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स बताए, जल्दी से बता दो ना। मिस्टेक अगर आपको याद है तो इसमें ना दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी, एक होता है बायलैटरल मिस्टेक और एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। ठीक है, बाय मतलब दोनों भी पार्टीज की गलती होगी, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों की भी कुछ गलती हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। और अगर सिर्फ एक की गलती हुई तो यूनिलैटरल मिस्टेक। ठीक है, एक आधा एग्जांपल बायलैटरल मिस्टेक का अगर आपको याद है तो देखो, मैं आपको एग्जांपल याद दिला रहा हूं, सी इफ यू कैन रिकॉल दिस एग्जांपल। ठीक है बच्चों, सपोज इमेजिन करो, ए और बी, ए बी को बोलता है मैं मेरी गाड़ी बेचने को रेडी हूं 10 लाख रुपए में, तो खरीदेगा क्या, बी बोलता है ओके। कॉन्ट्रैक्ट कितना सही लग रहा है ना, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, ए ने गाड़ी बेची, बी ने पैसे दे दिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, सुनो, ए के पास एक्चुअली दो कार है, एक का कलर है व्हाइट और दूसरे का कलर ब्लैक। ठीक है, बी सोच रहा है कि ए उसको व्हाइट गाड़ी बेचेगा, ये इमेजिन कर रहा है। ठीक है, ए सोच रहा है कि बी को ब्लैक गाड़ी चाहिए, बताओ गलती किसकी है, दोनों की है। सेलर की क्या गलती है, बेसिस हमें बोला नहीं कौन सी गाड़ी बेचना है उसको, व्हाइट या ब्लैक, है ना। और बायर की क्या गलती है, उसने पूछा नहीं कि कौन सी गाड़ी तू बेचेगा, तो यहाँ पे दोनों की गलती हो गई, है ना। क्योंकि दोनों की भी गलती हो गई है, तो दोनों के माइंड्स मैच नहीं हो रहे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे ना एक लैटिन मैक्सिम है, इसको बोलते हैं देर इज नो कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या पता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूरी है क्या, अगर एक ए बेच रहा है ब्लैक वाली गाड़ी और बी खरीद रहा है व्हाइट वाली गाड़ी, तो दोनों के दिमाग में कॉमन चीजें नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक। तो बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं बनता है। सही है, ठीक है, राइट। चलो, तो ये मैंने आपको अभी कौन से नंबर का पॉइंट बताया, देख लो, ये हमारे जो कंडीशंस है उसमें कितने नंबर का कंडीशन हो गया, 5। सिक्स्थ कंडीशन पे यहाँ क्या लिखा है,
सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी इज वेरी इजी कंडीशन यार। सर्टेनिटी में क्या होता है, सर्टेनिटी मतलब जो भी दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उसके टर्म्स क्लियर और सर्टन होना चाहिए। देख लो, फिर से बता रहा हूं, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब क्या, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टन, क्लियर एंड सर्टन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है, ये है ना, वेग या मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सुनो बच्चों, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एकदम साफ साफ हर शब्द का मतलब समझना चाहिए, है ना। अगर मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा ही नहीं, वैलिड बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। सपोज इमेजिन करो, ए जाता है से पिज्जा, ठीक है, वहां जाके बोलता है भैया 10 पिज्जा पार्सल करो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा, क्या लगता है आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम जाते पिज्जा हट पर और बोलते 10 पिज्जा पार्सल करो, प्रॉब्लम क्या है? वहां पे बहुत वैरायटी है, कौन सा पिज्जा चाहिए भाई, इनफैक्ट उसने ये भी नहीं बोला कि कौन सा साइज का पिज्जा चाहिए, उसमें उसमें भी वैरायटी होती है ना, ठीक है। तो बच्चों उसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें इसने कुछ भी क्लियर नहीं किया, तो सामने वाला पर्सन कंफ्यूज रहेगा ना, भाई ये पिज्जा मांग रहा है, मतलब मैं कौन सा वाला दूं इसको, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा वर्ड क्लियर ही नहीं है, पिज्जा, पिज्जा मतलब क्या भाई, तो ये बहुत सारे सवाल पूछेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्लियर, है ना, कितना मीनिंगलेस हो गया, पिज्जा मतलब क्या पता ही नहीं, बराबर, ठीक है। तो अगेन बच्चों ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई सेलर है ना, ठीक है, ये अपने दुकान पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑयल बेचता है ना, सनफ्लावर ऑयल हो गया, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल हो गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटी का ऑयल बेचता है। बायर आता है, बोलता है मेरे को 10 लीटर तेल चाहिए, तो अगेन आपको क्या लगता है, अगर बायर 10 लीटर तेल मांग रहा है यहाँ पे, तो 10 लीटर तेल उसने क्लियर किया कि मेरे को कौन सा तेल चाहिए, नहीं। इन दैट केस दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अनसर्टन। अनसर्टन मतलब क्या भाई, कुछ साफ क्लियर क्लियर समझता नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगेन बच्चों नाउ टेल मी, अगर सपोज ऑफिस में कोई पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए आपके क्लास में, ठीक है, बस इतना ही बोला, आपको क्या लगता है, इज इट क्लियर और अनसर्टन? क्यों अनसर्टन लग रहा है? अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो ना, अभी हमें 10 सवाल पूछने पड़ेंगे तब जाके वो क्लियर होगा, ठीक है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में, उसको क्या करना है, उसको सीए करना है या सीएस करना है या बीकॉम करना है, क्या करना है, कुछ तो बताओ, है ना, उसके बाद वो क्लियर होगा। सीधा वो बोल रहा है मेरे को एडमिशन चाहिए, दिस इज नॉट क्लियर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, ऐसा तो कंफ्यूजन ज्यादा है, समझा क्या, है ना। तो जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्लियर होना चाहिए, बराबर, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बोलना है ये सर्टन है कॉन्ट्रैक्ट या नहीं है, ठीक है। सपोज इमेजिन करो कि मैं किसी को बोलता हूं एक काम कर, तो है ना मेरे पास आके जॉब कर, तो ऐश करेगा। अगर तू मेरे पास आके जॉब करेगा, ठीक है, अगर तो सपोज मैं उसको क्लियरली बोलता हूं, उसका जॉब का पोजीशन भी बता रहा हूं उसको, ठीक है, मैं उसको बोलता हूं कि तू बीसी में आ, बीसी में यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जा, और तू ऐश करेगा। इज इट क्लियर और नॉट, आपको क्या लगता है बताओ, क्यों क्लियर नहीं है? हाँ, ऐश में क्या करेगा, कुछ बोला ही नहीं, ऐश करेगा मतलब क्या, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, उसको सैलरी कितना मिलेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है ना। तो जब भी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं ना जिसका मीनिंग साफ साफ नहीं समझ रहा है, हम लोग बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सर्टन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में वेग वर्ड्स यूज किए गए, वेग मतलब क्या, मीनिंगलेस, जिसका मतलब भी साफ नहीं है, करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इजी पॉइंट। तो यहाँ अच्छा ये भी देख लो ना आप लोग, ये भी अनसर्टन होता है क्या, अभी वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला, ये वाला देख लो, एक के पास दो कार है, व्हाइट एंड ब्लैक, अभी बोल रहा है मैं कार बेचूंगा, ये भी सर्टन नहीं है ना यार, कौन सी गाड़ी बेचना है भाई वो तो बता दे। जब तेरे पास दो गाड़ी है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि कौन सी गाड़ी बेचना है वो क्लियर करे। सिमिलरली बी को भी ये पूछना चाहिए था, तेरे पास दो गाड़ी तो कौन सी बेच रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों भी चीजें आ रही है, बायोलैटरल मिस्टेक तो वही है, यहाँ पे सर्टनटी भी नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सर्टन नहीं है यहाँ पे, समझा, बोलो। ये देख लो यहाँ पे अपने कितने कंडीशंस हो गए, 6, ठीक है। आई विल डू वन थिंग, मैं पहले इजी वाला एक कंडीशन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। 8th नंबर का कंडीशन क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? बहुत आसान कंडीशन यार, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक है। मतलब देख लो, अगर सपोज ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा अगर तू 2+2 5 करेगा, तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता, क्यों?
जब ये हो ही नहीं सकता, 2 और 2 5 होते ही नहीं है, तो बी वो कर ही नहीं पाएगा, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा यार, है ना। इम्पॉसिबल चीजों को लेके अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल ना, हो ही नहीं सकता है ना। अब देख लो ना, इम्पॉसिबल चीजों में कुछ भी हो सकता है। ए बी को बोल रहा है मैं तेरे को 10 लाख दूंगा अगर तू इंडियन ओशियन स्विम करेगा 1 हफ्ते में। अब इंडियन ओशियन इतना बड़ा है, उसको 1 हफ्ते में 7 डेज में कोई स्विम कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये बी जब कर ही नहीं सकता है तो ए देगा भी नहीं और इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। सही है, ठीक है। ए बी को बोल रहा है आई विल पे यू 10 लाख रुपीज इफ सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से। वेस्ट से उगेगा तो 10 लाख दूंगा। भाई ये बातों में कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो ये जब हो ही नहीं सकते ये इवेंट्स, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इजी है, सबसे आसान कंडीशन था, इसमें कुछ है नहीं एज सच बताने जैसा। ठीक है, तो अपने कितने 7 कंडीशंस मैंने बताया अभी। एक कंडीशन बचा है अपना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज चार्ट नंबर 3। इसको एंड करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक और सेशन करते हैं हम लोग इसका, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीजें बताए वैसे। नेक्स्ट सेशन में वो एजेंसी वगैरह जो बचा है ना वो बताऊंगा आपको, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ गया चार्ट नंबर 3? सेकेंड इसमें बताया क्या? राइट, यहाँ लिखा है देखो, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। कुछ कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब इंटेंशन, ठीक है, वो सही नहीं होने की वजह से, वो लॉ के फेवर में नहीं होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है तो वहां पे उनका जो ऑब्जेक्ट है, दो लोगों का जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो वैलिड नहीं है। सिंपल करते हैं उसको, ठीक है। जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट का जो इरादा है, ऑब्जेक्ट जो है, वो लीगल होना चाहिए। कुछ गलत काम करने का अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपका इंटेंशन ही गलत काम करने का है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन नहीं सकता। एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या लिखा है? इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। एंड सेकंड क्या लिखा है? इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। मैं आपको दोनों ही पॉइंट्स का कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लिसन वेरी केयरफुली। ये देख लो बच्चों, सबसे फर्स्ट ये बता रहा हूं, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ। ओके, अब ये फॉरबिडन बाय लॉ क्या होता है? फॉरबिडन बाय लॉ क्या होता है? ओके, और सेकंड लिखा है डिफीट्स, डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। सिंपल अगर आपको करके बताओ ना, तो ये यहां पे आपने डायरेक्टली किसी लॉ को तोड़ा है, डायरेक्टली किसी लॉ को आपने तोड़ दिया। और डिफीट्स में आपने जो किया है वो गलत नहीं है, बट अगर आप करोगे तो इनडायरेक्टली कोई ना कोई लॉ टूटेगा, तो आपने यहाँ पे इनडायरेक्टली कोई लॉ को तोड़ा है ना। डायरेक्टली आप कानून को तोड़ रहे हो, कहां पे? फॉरबिडन बाय लॉ में, ठीक है। और डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ में आप क्या कर रहे हो? आप इनडायरेक्टली कोई लॉ को तोड़ रहे हो। अगर आपको शॉर्ट में कहीं लिखना है तो आप बस इतना लिखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस ये 2 वर्ड्स लिख दो, ठीक है। अब देख लो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब क्या बच्चों? कैन यू टेल मी, ये वर्ड का मीनिंग किसको पता है क्या? फॉरबिडन मतलब, फॉरबिडन मतलब सख्त मना किया हुआ है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, लॉ मना कर रहा है, करो ही मत बोल रहा है ये चीज को, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो बच्चों। ऐसा आपको पता है क्या कुछ स्टेट्स जहां पे अल्कोहल लीगल नहीं है? बता सकते हो? गुजरात और गुजरात एंड बिहार, दीज आर दी 2 स्टेट्स। बिहार में भी अल्कोहल लीगल नहीं है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूं, ठीक है। तो गुजरात एंड बिहार, दीज आर दी 2 स्टेट्स जहां पे अल्कोहल सेल बैंड है। अब आपको क्या लगता है, गुजरात में अल्कोहल बैंड है, बिहार में अल्कोहल बैंड है, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको अल्कोहल सेल करेगा, ठीक है, और बी बोल रहा है ए को कि मैं तेरे को इसके बदले 5,000 रुपीज पे करूंगा, ठीक है। ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गुजरात या बिहार में, क्या लगता है आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? आप बोल दो बस। ये इनवैलिड इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज, वी मस्ट यूज वॉइड है। ये क्या हो गया? वॉइड। वॉइड क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अगर मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन्होंने गुजरात में या बिहार में, तो गुजरात या बिहार में तो ऑलरेडी लॉ क्या बना है कि आप अल्कोहल खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेंगे तो क्या कोई लॉ टूटेगा? क्या इन्होंने डायरेक्टली कोई लॉ को तोड़ दिया? बिल्कुल।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो चीज लॉ ने करने से मना कर दिया वो ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, है ना। ठीक है, तो बच्चों अगर ए और बी का ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड क्यों होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन है, वो क्या है, इंटेंशन अनलॉफुल है। इंटेंशन क्या है, अनलॉफुल। सी यहाँ क्या लिखा है, देख लो यहाँ क्या लिखा है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, जैसे कि फॉरबिडन बाय लॉ, अगर आपने ऐसे कुछ काम कर दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इनफैक्ट इसको और सिंपल करो, ये सब के सब केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। क्या बनेगा, void। void मतलब समथिंग विच इज नॉट वैलिड, जो वैलिड नहीं है, जो सही नहीं मानता है लॉ, उसको void बोलना है। उसको क्या बोलना है, void। ठीक है, फर्स्ट क्या समझा कि आपको फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ में देयर कुड बी मेनी, देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। ये पहले एक इजी एग्जांपल मैंने आपको बताया, राइट। चलो अब देख लो नेक्स्ट क्या लिखा है, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल को अच्छे से सुनना। सपोज इमेजिन करो, एक फादर है, वो जाते हैं बैंक के पास, बैंक से लोन ले रहा है। लोन का पर्पज है मैरिज ऑफ डॉटर। आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है क्या, बताओ। बेटी की शादी के लिए फादर ने बैंक से लोन उठाया। ठीक है, इज दिस रॉन्ग, कहीं कुछ गलत लगा क्या आपको, बताओ। चलो कुछ भी गलत नहीं है, एकदम नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है ना। मैरिज इंडिया में लीगल होता है, बराबर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और फादर अपनी बेटी की शादी के लिए लोन उठा रहा है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है ना, इसमें कोई गलत काम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कहानी में ट्विस्ट, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि फादर ने बैंक से लोन लिया है, मैरिज ऑफ डॉटर, एंड दिस डॉटर इज माइनर। अब प्रॉब्लम हो सकता है क्या, बताओ। क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में मैरिज का एज क्या होता है, डॉटर के लिए बेसिकली, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 21 हो चुका है अभी, है ना। लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी लीगल एज अभी इंक्रीज करके 21 कर दिया। पहले 18 था, अब उसको इंक्रीज करके 21 कर दिया। अब जब मैं बोल रहा हूँ डॉटर माइनर है, तो ऑब्वियसली 21 से नीचे या ऊपर है, माइनर मतलब 18 से ही नीचे होता है यार, है ना। सो दिस इज ऑब्वियसली बिलो, बिलो 21, बराबर। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर फादर ने बैंक से लोन लिया और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरी माइनर डॉटर की शादी के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपको क्या लगता है, ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट अगर बैंक लोन दे रही है तो यहाँ पे ये सही होगा या गलत होगा, क्यों गलत होगा। अच्छा, ये डायरेक्टली गलत हो रहा है या इनडायरेक्टली गलत हो रहा है, देख लो। ये डायरेक्टली गलत तो नहीं है, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि लोन लेना गलत नहीं है, बट लोन लेने का पर्पस आपका गलत है, इसलिए इनडायरेक्टली लोन देने से कोई लॉ टूट रहा है। आप समझो, इसमें ये वाले एग्जाम्पल में और ये वाले एग्जाम्पल में आपको क्या डिफरेंस नोट किया आपने, बताओ, सोचो और बताओ। ए बी को डायरेक्टली अल्कोहल बेच रहा है, जो लॉ ने क्लियरली मना किया है, मतलब आप शुरुआत से गलती कर रहे हो भाई, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोन लेना गलत नहीं है, बट लोन दे दिया तो कोई और लॉ इनडायरेक्टली तोड़ रहे हो आप। लोन देना गलत नहीं है, बट लोन देने का पर्पस गलत हो गया, इसलिए इनडायरेक्टली यहां से कोई कानून तोड़ रहे हो आप। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगेन, अगर बैंक किसी को लोन देती है, वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो वैलिड है, वॉइड है, लोन देना वैलिड है, ठीक है। बट अगर लोन दिया कौन से पर्पस के लिए, माइनर की डॉटर के लिए, तो इससे कोई दूसरा लॉ टूट रहा है। अपने कंट्री में एक लॉ है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, जो बोलते हैं चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बालिका वधू चल रहा है ना, ये तो बाल विवाह हो गया, बराबर। अगर माइनर डॉटर के मैरिज के लिए उसने लोन उठाया फादर है, सो इन दिस केस दिस विल बी रॉन्ग। तो ये मैरिज तो गलत है, बट ये मैरिज का लोन भी गलत हो गया ना इनडायरेक्टली। समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा अब देख लो, मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ। सपोज इमेजिन करो, मेरा फ्रेंड कोई मेरे से पैसे मांग रहा है और बोलता है यार तेरे से लोन चाहिए, मैंने लोन उसको दे दिया, ये वैलिड है या नहीं है, वैलिड है। दोस्त को लोन देना वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सपोज मेरा दोस्त लोन ले रहा है और वो लोन का पर्पस क्या पता है, उसको कहीं सट्टाबाजी करना है। अब बताओ सट्टाबाजी मतलब हम लोग उसको लॉ में क्या वर्ड बोलते हैं, सट्टे को क्या बोलते हैं लॉ में, वही पूछ रहा हूँ। सट्टे को सट्टा नहीं बोलते, सट्टा तो हिंदी वर्ड हो गया ना, वेजरिंग बोलते हैं। तो वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में वैलिड ही नहीं है यार, है ना। तो अगर मेरे को पता है कि मैं पैसा उसको दे रहा हूँ और वो आगे वेजरिंग करने वाला है, तो ये मेरा जो लोन है वो भी इनडायरेक्टली गलत ही हो गया ना यार। मेरा लोन देना वैसे गलत नहीं है, बट लोन देने का पर्पस जो है वो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली लॉ टूट रहा है। आपको ये दोनों में डिफरेंस समझा क्या। फर्स्ट क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ बोल रहे करो ही मत ये, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर आप ये किया है तो गलत नहीं है, बट अगर कर दोगे तो कोई दूसरा लॉ इनडायरेक्टली टूटेगा। क्लियर, ठीक है। सो दोनों में भी गलत हो ही रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली गलत हो रहा है, यहाँ पे
इनडायरेक्टली गलत हो रहा है। एंड द नटशेल इज, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि दोनों भी केस में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है। लो दोनों को भी परमिट नहीं करेगा, ये भी गया ये भी गया, ये तो डायरेक्टली तोड़ा आपने, ये इनडायरेक्टली तोड़ा आपने, समझा? ठीक है, राइट। अगेन वही बच्चों, इमेजिन करो कोई बैंक के पास आ गया लोन मांगने के लिए, और लोन का पर्पज है मेरे को आगे किडनैपिंग का बिजनेस बढ़ाना है। भाई किडनैपिंग इलीगल नहीं है, तो लोन का कॉन्ट्रैक्ट लीगल कहां से हो गया? बैंक अगर ऐसे पर्पज के लिए लोन देगी तो बैंक इनडायरेक्टली गलत चीजों को प्रमोट कर रही है, ऐसा हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, तो अगेन ये सब वॉइड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? थर्ड क्या लिखा है? इट इज फ्रॉडलेंट। ठीक है, फ्रॉडलेंट यहां पे क्या कर रहा है? वो तो ऑलरेडी ऊपर आ गया, नहीं ये अलग है, प्लीज अंडरस्टैंड। अल्कोहल का बिजनेस इलीगल नहीं है। अच्छा गुजरात में और वहां पे इलीगल है, हाँ। हाँ, बाकी स्टेट्स में इट इज लीगल। अल्कोहल इज वेरी मच लीगल, इन महाराष्ट्र इट इज लीगल, है ना? लोग कंज्यूम करते हैं, लोग सेल कर रहे हैं, खुलेआम दुकान चल रही है, इट इज प्रीटी मच लीगल। दो स्टेट्स ने उसको इलीगल बोला है। हाँ, इट इज वेरी मच वैलिड, वो सारे स्टेट्स में वैलिड होगा, बट गुजरात में कोई अल्कोहल के लिए लोन ले रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्लियरली। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देख लो, फ्रॉडलेंट का एग्जाम्पल बता रहा हूं। एबीसी तीन पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है, तीनों मिल के फ्रॉड कर रहे हैं, तीनों मिल के फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, और तीनों मिल के फ्रॉड करके जो भी पैसा कमाया है ना वो आपस में बांट रहे हैं। ठीक है, बताओ ये तीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या लगता है आपको? पार्टनरशिप का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये वैलिड होगा या नहीं होगा? इनका ऑब्जेक्ट सही है क्या? इनका ऑब्जेक्ट ही लोगों को धोखा देने का। ठीक है, तो ए बी सी जो तीनों मिलके जो प्रॉफिट को शेयर करने का जो एग्रीमेंट बना है ना, ये हो गया फ्रॉडलेंट। इसमें और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है बताओ? ये पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आया है क्या? फ्रॉड, बट वो अलग है ये अलग है, कैसे अलग हो गया? मैं बताता हूं सुनो। ए बी सी तीनों भी पार्टनर्स ने, नहीं ऐसा नहीं है, फ्रॉडलैंड में भी वही हो रहा है, बट मैं बता रहा हूं फ्रॉडलैंड में कॉन्ट्रैक्ट किसी और के बीच में हो रहा है। ये तीनों कौन है? पार्टनर्स। ठीक है, तीनों ने क्या डिसाइड किया? फ्रॉड करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और इक्वली उसको बांट देंगे। ठीक है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में चल रहा है? इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक है, अब देख लो, एबीसी ने मिलकर सपोज कोई जेड नाम के कस्टमर को फंसाया। ठीक है, इसके साथ क्या किया? फ्रॉड किया, फ्रॉड करके प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? इक्वली बांट रहे हैं। यहां दो कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में बताओ? पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? एबीसी एंड जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? ए बी और सी, इन तीनों के बीच में भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रॉफिट को इक्वली बांटना है ना? ये देख लो, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एबीसी ने जेड को जो धोखा दिया है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है फ्रॉड में, है ना? ये इसको फंसा रहे। तो बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, एबीसी और जेड का कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। अभी बताया, देख लो, ये देख लो यहां लिखा है दिस विल बिकम वॉइडेबल। क्यों? क्योंकि फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बनता है? वॉइडेबल। फिर से रिपीट करो, चार केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बोलना है, वॉइडेबल बोलना है। मतलब वॉइडेबल मतलब क्या? वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, किसकी मर्जी है? एग्री पार्टी की मर्जी। अब बताओ यहाँ एग्री पार्टी कौन है? गलती किसकी है? एबीसी की, तो वो हो गए डिफॉल्टिंग पार्टीज, है ना? एग्रीड कौन है? जेड। अब जेड की मर्जी है, उसको कैंसिल करना है तो कोर्ट में जाके कैंसिल कर सकता है, और अगर उसको कैंसिल नहीं करना है तो कंटिन्यू करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, वैलिड या वॉइड? ये डिपेंड करता है जेड पे। जेड वैलिड भी कर सकता है, वॉइड भी कर सकता है। जेड को लगा कि यार मेरे साथ बहुत धोखा हो गया, जेड जाएगा कोर्ट में, वॉइड कर देगा। बट अगर जेड को कोर्ट में जाने का झंझट नहीं पालना है, उसको कंटिन्यू कर सकता है, वैलिड भी कर सकता है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बनेगा? वॉइडेबल। क्या बनेगा ये? वॉइडेबल। वॉइडेबल में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एग्री पार्टी पे। ठीक है, ये बताओ ये तीनों ने जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ठीक है, यहां पे इनके कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो इरादा है, वो सही है गलत है? लोगों को फंसाना अगर इनका इरादा है तो इनका इरादा सही है गलत है? गलत है। तो इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट जो ना लॉ बोलते हैं दिस इज डायरेक्टली वॉइड। ये वॉइड क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दिस। देख लो, ये वॉइड हो रहा है क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट फ्रॉडलेंट है। समझा क्या? तो कंफ्यूजन में मत रहो, सर ऊपर भी फ्रॉड लिखा है नीचे भी फ्रॉड लिखा है, दो दो जगह क्यों रिपीट कर रहे हैं? वो अलग ही अलग है। यहाँ फ्रॉडलेंट का मतलब क्या है? आपस का कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर फ्रॉड मतलब किसी को फंसाया आपने, किसी को फंसाया। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो और क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट? इट इन्वॉल्व्स इंजूरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। बच्चों ये तो एकदम इजी है यार। ठीक है, अगर सपोज मैं किसी को पैसे दे के बोलता हूं जाओ किसी की गाड़ी को जला दो,
मैंने किसी को पैसा दिया, है ना, और पैसे देकर क्या बोल रहा हूँ, उसको क्या काम करना है, किसी की गाड़ी को चलाना है, क्या लगता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है? क्या लगता है ये वैलिड होगा या वॉइड होगा? वॉइड क्यों होगा? क्योंकि इरादा गलत है हमारा। अगर मैं पैसे देके किसी को बोलता जा उसको मार के आ, तो ये भी क्या होगा, किसी पर्सन को इंजरी हो रही है। किसी भी पर्सन को या किसी के प्रॉपर्टी को अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट से तकलीफ हो रही है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इरादा सही नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा अनलॉफुल, इसलिए वॉइड हो जाएगा। अंडरस्टूड? कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बस मैं इतने पॉइंट्स बता रहा हूं, देन विल स्टॉप। ठीक है बच्चों, देख लो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करके बता रहा हूं। ठीक है, सबसे फर्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पैरेंटल राइट्स। बच्चों ये क्या होता है, सुन लो अच्छे से। अगर सपोज कोई पेरेंट्स है, ठीक है, वो अपने बच्चे को कहीं बेच रहे हैं, ऐसे बहुत जगह होता है, बहुत सारे कंट्रीज में होता है, राइट? क्या लगता है आपको, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या लगता है यार, ये वैलिड करने देना चाहिए या वॉइड होना चाहिए? ऑब्वियसली यार, यहाँ पे इनका इरादा सही नहीं है यार, है ना? बच्चों अगर ऐसा कुछ होता है, पेरेंट्स अगर अपने नेचुरल बच्चों को बेच रहे कहीं पे, सो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट्स को रोकना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने इसको, लॉ ने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इसको पहले से डिक्लेयर कर दिया। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पैरेंटल राइट्स। सही है, नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सुनना अच्छे से, इंडिया में आपको क्या लगता है, आप लोग इसका आंसर करना, मैरिज का एज अभी आपने बताया क्या है, 21, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैरिज का जो फ्रीडम है वो हर एक पर्सन का पर्सनल डिसीजन है क्या, कौन किसके साथ शादी करेगा, ये चीज लॉ बोलती है कि भाई ये आपका फ्रीडम है, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आपको किसके साथ शादी करना है। ठीक है, अगर सपोज कोई पर्सन किसी को पैसे देके बोल रहा है इससे शादी मत कर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल, फादर ने डॉटर को बोला पैसे देके कि तू किसी से भी शादी कर बट इस लड़के से शादी मत कर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से आप किसी के फ्रीडम को छीन रहे हो। हाँ, वॉइड है, सीधा सीधा वॉइड है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज डॉटर की एज 22 ईयर्स है, डॉटर लीगली मैरिज कर सकती है क्या? 22 ईयर्स की अगर कोई डॉटर है तो लीगली मैरिज कर सकती है, राइट? क्योंकि वो लीगल एज के ऊपर है। अगर उसका फादर उसको पैसे दे रहा है, बोल रहा है 10 लाख दूंगा, इस लड़के से शादी मत कर, और वो डॉटर ने 10 लाख ले लिया, उसी लड़के से शादी की, तो क्या फादर डॉटर के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही गलत है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों? क्योंकि आप किसी के फ्रीडम को रोक रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है, रख लो 10 लाख, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, सी मैं वही बोल रहा हूँ, लड़की अगर मान लेती है और बाद में अगर सपोज कुछ भी वो उल्टा काम करती है तो फादर उसको स्यू नहीं कर सकता, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। देख लो अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं किसी को पैसे देके बोलूं कि तू मैं जो बोलूंगा वो करे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के पर्सनल फ्रीडम को कैसे रोक सकता है, मैं उसको बोल रहा हूँ देख मैं तेरे को पैसे दूंगा तू यही बिजनेस कर, मैं तेरे को पैसे दूंगा तू सिर्फ यही काम कर। अगर मैं किसी को भी ऐसा रोक रहा हूँ, किसी के पर्सनल फ्रीडम को छीन रहा हूँ, तो ये स्टेट के बाहर मत जा, तो नांदेड़ के नांदेड़ में रहे, ऐसे अगर मैं किसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के उसको पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में हम किसी के फ्रीडम को छीन नहीं सकते परमानेंटली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। समझा? ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। ये तो बहुत इजी है बच्चों, इमेजिन करो कि कोई मेरे को पैसा दे रहा है और मेरे को पैसे देके क्या बोल रहा है पता है, इस एरिया में कोचिंग क्लासेस का बिजनेस मत करो। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। सपोज इमेजिन करो कोई पर्सन का मोनोपोली है, कोई पर्सन का क्या है, मोनोपोली। सपोज से पी नाम का एक पर्सन है, ठीक है, वो कोचिंग क्लासेस ले रहा है, पहले से ले रहा है, ठीक है, और इसके एरिया में ये अकेला ही क्लासेस ले रहा है, तो इसका क्या है, मोनोपोली है। मोनोपोली समझते हो, सिंगल सेलर। ठीक है, अच्छा, अब ए नाम का एक पर्सन है, उसको लगता है यार ये कोचिंग क्लासेस के बिजनेस में अच्छा पैसा दिख रहा है, तो ये इस एरिया में जाके अपना नया कोचिंग क्लासेस चला रहा है। सो ये भी नया कोचिंग क्लासेस चालू करता है। ठीक है, तो ये न्यू एंट्रेंट है, ही इज न्यू एंट्रेंट। ठीक है, पी को ये बात हजम नहीं होती है, पी जाता है ए के पास, उसको बोलता है मैं तेरे को पैसे देता हूं, तो प्लीज मेरे एरिया में कोचिंग क्लासेस का बिजनेस चालू मत कर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ वैलिड नहीं मानता है। क्यों वैलिड नहीं मानेगा, इसमें क्या गलत है बताओ?
पी को पैसे देके मार्केट से निकाल रहा है, तो इससे क्या लोगों का नुकसान होगा? कैसे? बच्चों मोनोपोली को लॉ पसंद नहीं करता है, ठीक है? अपनी गवर्नमेंट मोनोपोली के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? देख लो, अगर अकेला पी कोचिंग क्लासेस उस एरिया में चलाएगा और जो भी नया पर्सन है उसको भगा रहा है मार्केट से, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? कम हो रहा है। कंपटीशन कम होगा तो वो अकेला पूरे प्राइस को कंट्रोल करेगा, है ना? फीस वो अनाप शनाप कुछ भी चार्ज करेगा फ्यूचर में। तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का नुकसान होगा इसमें। इसलिए लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड नहीं मानता है। आप किसी को भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। आप बोलो मत इस एरिया में आके बिजनेस मत कर, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस वैलिड नहीं होंगे, वही होंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है? मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अभी मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का सिंपल एक वर्ड में आंसर बोल रहा हूं, डाउरी की केसेस, यानी कि दहेज। ठीक है। अगर सपोज पैसे लेके शादी का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दहेज का कुछ मैटर है, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट सही नहीं होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। मैंने आपको सारे 8 कंडीशंस बता दिए, बराबर? बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, मेरे को लगता है टोटल 3 लेक्चर्स लगेंगे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट रिवीजन के लिए अच्छे से, है ना? अभी मैंने आपको एक लेक्चर लिया और 2 लेक्चर्स लेके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, सही है? सो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर कब रहेगा, ठीक है? विल स्टॉप हियर टुडे।